आज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लास्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन की एलोंगेशन को और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसा कि हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म भी देखते हैं, टर्मिनेशन का। हम लोग यहाँ पर भी जो टर्मिनेशन होता है उसका अपना बेसिक फंडामेंटल वर्क वही होता है कि जब टर्मिनेशन हो रहा होता है उस वक्त स्टेटस क्या रहता है। उस वक्त देखो स्टेटस ये रहता है कि डीएनए टेम्पलेट जो होते हैं इसमें इस तरह का आई बबल होता है और यहां से ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है 5' 3' 3 4 5 6 7 8 ओके। और आरएनए पॉलीमरेज होता है, दैट वी नो। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो यहाँ पर इसको घेरे हुए रहता है। तो मिला जुला कर यही स्टेटस जो है यहाँ पर रहता है। जब यही स्टेटस रहता है तो क्या क्या चीजें हैं जिसको कि हमको हटानी चाहिए, है ना। अब देखो ये तो डीएनए का टेम्पलेट है और ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है आरएनए का। तो कम से कम 8-10 तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है ही। हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तो खोलना पड़ेगा ना, तभी काम होगा, तभी ये सब अलग होगा। तो बेसिक जो फंडामेंटल ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है वो लगभग एक ही जैसा होगा। बस मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है कि कहीं पर कुछ अपने में सीक्वेंस रहते हैं, ऑटो टर्मिनेशन सीक्वेंसेस, कहीं पर उसको पोस्ट टर्मिनेशन कराया जाता है, मतलब पकड़ के हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी टर्मिनेशन में कुछ ऐसे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जो इस आरएनए के साथ जो प्रोसेसिंग होता है ना उसको भी करता है। क्योंकि कोई भी आरएनए को हम देखते हैं, मान लो एमआरएनए बनाते हैं तो 3' पर बहुत सारा एडेनोसाइन न्यूक्लियोटाइड होता है जिसको हम लोग पॉली ए कहते हैं, पॉली ए टेल। ये आप सब जानते हो। ये 3' इन पर होता है और 5' इन पर क्या होता है, कैप। तो ये जो पॉली ए टेल होता है ना, ये इसका डीएनए पर कोडिंग नहीं होता है, ये बाहर से जोड़ा जाता है। तो टर्मिनेशन के दरमियान में कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उसका रिक्रूटमेंट कराया जाता है। जैसे देखो, जो सी टर्मिनल डोमेन है ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, प्रीवियस लेक्चर मैंने इस सीटीडी डोमेन के बारे में बताया था। यहाँ पर 7 अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है और वो जो सीक्वेंस है उसमें टायरोसिन होता है, फिर सेरीन होता है, उसके बाद प्रोलीन होता है, फिर सेरीन होता है, फिर प्रोलीन होता है, सेरीन होता है। इस तरह से ये एक सीक्वेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सीटीडी मतलब सी टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज किसको रिक्रूट करता है? रिक्रूट्स some enzymes during the termination। ऐसा भी नहीं कि एकदम निकाल के बाहर फेंक देगा, वो पूरा प्रोसेस ढंग से करेगा। जैसे जो पहला एंजाइम है उसका नाम है CPSF। CPSF में सी जो होता है उसका मतलब होता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में तोड़ना। पी का मतलब होता है पॉली एडिनाइलेशन, तो एंड पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन का मतलब क्या हो गया? बहुत सारा एडिनाइलेटेड जो है ये सभी ए को जोड़ना। और एस का मतलब होता है स्पेसिफिसिटी और एफ का मतलब होता है फैक्टर। स्पेसिफिसिटी, फैक्टर। अगर इस नाम को ही पढ़ा जाए तो ये सारा चीज क्लियर करता है। क्लीवेज मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना, तो वहां से उस टुकड़ा को तोड़ेगा और साथ में क्या करेगा, बहुत सारा जो एडेनोसाइन न्यूक्लियोटाइड है उसको यहाँ जोड़ते, 200-250 तक ये न्यूक्लियोटाइड आराम से जोड़ देता है।
तो ये एक एंजाइम है जिसका नाम है CPSF। जो सेकेंड इसका एंजाइम है, सेकेंड जो फैक्टर है या एंजाइम है जिसको ये यहाँ रिक्रूट करता है, उसका नाम होता है CSTF, और इसका फुल फॉर्म होता है C फॉर ST और T नाम होता है। C का मतलब हो गया क्लिवेज, टुकड़ों में तोड़ना। S का मतलब हो गया स्टिमुलेशन, उत्तेजित करना। और F का मतलब हो गया फैक्टर। जो अंत में जो तीनों जो मेंबर हैं यहाँ पर, जिसे ट्रेनरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, RNA पॉलीमरेज 2, DNA टेम्पलेट और RNA ट्रांसक्रिप्ट, इन तीनों को अलग अलग कर देना, मतलब अलग अलग टुकड़ों में अलग कर देना, ये इसका काम है। ये जो तीसरा एंजाइम होता है, इट्स वेरी पॉपुलर, पढ़ेंगे अभी हम लोग अगले चैप्टर में जब RNA प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ना। पॉली ए पॉलीमरेज, ठीक है। जैसा कि हम सब लोग यहाँ देखते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ बहुत सारे जो ये mRNA है, ये इसका 5' फॉस्फेट एंड है और यहाँ पर कैप है, और यहाँ बहुत सारा एडेनोसाइन के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉली ए। ढेर सारा नाम पड़ गया पॉली ए। पॉलीमरेज क्या मतलब हो गया? पॉलीमरेज का मतलब होता है जो यूनिट्स को जोड़ बड़ा सा पॉलीमर बना है। तो सभी छोटे छोटे यूनिट्स मतलब ए को जोड़कर एक बड़ा सा पॉलीमर बना रहा है, तो एंजाइम का नाम पड़ गया पॉली ए पॉलीमरेज। ये एंजाइम जो है वह इस काम में मदद करता है। एक चीज और भी समझ में आता है हमें कि बहुत एनर्जी बचाने वाला काम करता है, इसीलिए सिर्फ टर्मिनेशन ही नहीं करता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उसको टर्मिनेट करके हटा दिया, बल्कि ये साथ प्रोसेसिंग भी करता है। इसके आगे ये जितने भी फैक्टर्स के काम हैं वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जिसका नाम है RNA प्रोसेसिंग। वहां पर ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिटेल किया गया है। लेकिन यहां पर जो अभी आपने देखा, ये सभी फैक्टर टर्मिनेशन करने में मदद करते हैं। आइए कुछ ऐसे पॉइंट्स का भी एनालिसिस करते हैं हम लोग, जिसको देखना और जिससे संबंधित क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं। जैसे हम लोगों ने तो अभी RNA पॉलीमरेज 2 के बारे में देखा, थोड़ी सी जानकारी हमें RNA पॉलीमरेज 1 के बारे में भी लेना है। कुछ बेसिक्स इनके बारे में बता रहे तो फिर दिक्कत नहीं होता है। RNA पॉलीमरेज 1 के बारे में कहते हैं, ये इससे जो है DNA पर राइबोसोमल RNA का फॉर्मेशन होता है, rRNA। rRNA का कौन कौन सा टाइप होता है जिसको ये ट्रांसक्राइब करता है? तो हम लोग कहते हैं कि एक छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो कौन कौन सा करता है, कौन कौन सा टाइप इसका होता है? 28S rRNA, 18S rRNA, 5.8S rRNA, ये तीनों का ट्रांसक्रिप्शन ये RNA पॉलीमरेज 1 ही करता है। तो पहली बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि 3 तरह के rRNA को ये ट्रांसक्राइब करता है DNA पर, 20SS rRNA, 18S rRNA और 5.8S rRNA। बट कभी भी ये 5S rRNA को ट्रांसक्राइब नहीं करता। ये जो है थर्ड का काम, ये भी दिमाग में बिठा चलना। कई बार विद्यार्थी को 5.8S और 5S में कंफ्यूजन होता है, तो हमेशा याद रखेंगे कि 5 और 5.8 में 5.8 बड़ा है, इसलिए उसको पहले मौका मिला, ठीक है। तो ये चीजें सबसे पहली बातें आपकी दिमाग में होनी चाहिए। अब ये जो rRNA का ये तीनों टाइप है, इसके लिए एक ही जीन होता है, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं कि DNA हैज ओनली वन जीन, only one gene that encode
किसको इनकोड करता है? ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, ऑल थ्री आरआरएनएस। एक ही होता है जो इन तीनों के लिए कोड करता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिकर्सर आरआरएनए 45S। जो नाम होता है वो क्या होता है? प्रिकर्सर आरआरएनए 45S। तो अर्थात कहने का सामान्य सा जो मतलब है वह यही है, जिसको मैं थोड़ा डायग्राम में दिखाता हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे सभी लोग। देखो, ये हो गया डीएनए, ठीक है। इस डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज 1 की कृपा से और इसके पूरे मशीनरी की कृपा से एक प्रिकर्सर आरएनए बन रहा है, ठीक है ना। और इसका नाम है 45S आरआरएनए। मतलब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये आया। फिर क्या होता है यहां पर? प्रोसेसिंग। और इस प्रोसेसिंग के कारण क्या होता है? इस प्रोसेसिंग के कारण 3 अलग अलग आरआरएनए का निर्माण होता है, 1, 2 और 3। और तीनों का नाम हमें मालूम है, इससे हम लोग बोलेंगे 28S आरआरएनए। प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए आपको एक बार जस्ट एक ब्रीफ जानकारी दी जा रही है। एंड 5.8S आरआरएनए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि डीएनए पर से सीधे ये 28S या 16S या 5.8S आरआरएनए नहीं बनता है, बल्कि डीएनए और इस पूरे प्रक्रिया में एक कॉमन प्रिकर्सर फॉर्म होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं 45S आरआरएनए। और उसका प्रोसेसिंग होता है, तो ये 3 टुकड़ों में ये बढ़ता है। क्योंकि बात ट्रांसक्रिप्शन की हो रही है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा इसका प्रमोटर रीजन कैसा होता है। ठीक है, यह है डीएनए टेम्पलेट। ये जो डीएनए टेम्पलेट है, इसमें कुछ जोन बने हुए हैं, उस जोन को देखने की जरूरत है। जैसे एक जोन हो गया ये जोन, हाँ। फिर एक जोन हो गया ये जोन। ये 2 मैंने जोन बांटे हैं इसमें। जो सबसे पहला जोन है उसको कहा जा रहा है UCE, और जो दूसरा जोन है उसे बोला जाता है कोर प्रोमोटर। ये 2 जोन जो है उसमें UAC का फुल फॉर्म क्या? तो UCE का मतलब होता है अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट। अब ये जो अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, नाम ही है अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, मतलब ये ऐसा सीक्वेंस है जो अपस्ट्रीम में कंट्रोलिंग बॉडी के रूप में काम कर रहा है। कैसे काम करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसको कुछ दूसरे भी प्रोटीन्स के मदद की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, एक यहां पर ऐसे प्रोटीन जुड़ गया, इसका नाम होता है यूबीएफ, यूबीएफ प्रोटीन। एक और प्रोटीन यहां पर जुड़ गया, जिस प्रोटीन का नाम होता है SL1। ये SL1 जो होता है, इसमें 3 सब यूनिट होता है, इसको हम लोग कह रहे हैं SL1। और इस SL1 में कौन जुड़ा रहता है? इस SL1 से सटा रहता है, इसे हम लोग कहते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, TBP। ठीक है, तो ये सभी जो है, ये जब जैसे ही एक साथ असेंबल हो जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है कि काम शुरू हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं UCE,
इसको दो पार्ट में बांटा जाता है। लोगों ने जब काम देखा कि इसमें दो अलग अलग सेगमेंट दिखते हैं। पहला सेगमेंट हो गया ए और दूसरा सेगमेंट हो गया बी। मतलब काम भी इसका क्या होता है, बंटवारा होता है। ये प्रोमोटर रीजन की बातें हो रही हैं। ये जो साइट ए है, साइट ए में बेसिकली कौन जुड़ता है, हम थोड़ा सा डायग्राम में बहुत ज्यादा दिखा दिए हैं इसको, हम उसको थोड़ा सा कम में लाते हैं। हाँ, अभी ठीक होगा, ठीक है ना। अगर हम साइट ए में देखें तो साइट ए में जुड़ता है यूबीएफ, ठीक है ना, इसको यूबी फैक्टर बोलते हैं हम लोग, अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर। और बी जो पार्ट है यूसीई का, उसमें जुड़ता है SL1 या फिर उसके साथ टीबीपी। ये सब छोटी छोटी बातें जिसको कि देखना पड़ता है। तो हम बोलते हैं कि प्रोमोटर रीजन जो होता है उसमें दो रीजन होते हैं। प्रोमोटर हैज टू रीजन्स। कौन कौन से रीजन्स होते हैं भाई? तो पहला रीजन है अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं यूसीई। और दूसरा होता है कोर एलिमेंट, कोर प्रमोटर एलिमेंट। ये कोर प्रमोटर एलिमेंट, कोर प्रमोटर एलिमेंट से क्या है भाई, यहीं से स्टार्ट साइट होता है, यहां से शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन। और दो फैक्टर्स जो होते हैं वो अपस्ट्रीम कोर एलिमेंट में जुड़ते हैं। यूसीई बाइंड्स with two combinations, और वो दो कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? पहला साइट ए यूसीई, यहां पर कौन जुड़ता है? यहां पर जो जुड़ता है यूबीएफ, अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर। और दूसरा होता है साइट बी, और यहां से साइट बी जो हम लोग बोल रहे हैं SL1 जहां पर है, और यहां है, यहां पर जुड़ता है SL1 प्लस टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। यही हुआ है, यहां पर SL1 जुड़ा है और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से जैसे ही ये बाइंडिंग संपन्न होता है, फर्दर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। इतनी जानकारी जो है वो आरएनए पॉलीमरेज का जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रमोशन है उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। कई बार इससे संबंधित सवाल जवाब भी आ जाते हैं। तो बेसिकली पढ़ना तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में ही है, मतलब एमआरएनए के बारे में, लेकिन हमें आरएनए पॉलीमरेज 1 और आरएनए पॉलीमरेज 3 का जो प्रोमोटर क्लियरेंस होता है उसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, ताकि तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकें। देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको ट्राई है? तो स्मॉलेस्ट आरएनए टीआरएनए एंड आरएनए, इन दोनों को ये ट्रांसक्राइब करता है, यही इसका काम है। अगर इसके प्रोमोटर रीजन को भी हम लोग देखें, क्योंकि हमें तो प्रोमोटर को ही देख के सीखना है कि भाई ये प्रोमोटर में क्या है, कैसे है। अगर ये प्रोमोटर रीजन है डीएनए का, ठीक है, इस प्रोमोटर रीजन में कुछ हिस्से बने हुए हैं, जैसे बॉक्स ए, बॉक्स बी, ये सभी नाम है, इसी नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग कहते हैं बॉक्स ए, इसे कहते हैं बॉक्स बी, ठीक है। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो फैक्टर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। देखिए, ये एक फैक्टर है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3C। हमने बताया था कि 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? आरएनए पॉलीमरेज 2 को, सॉरी 3 को। अगर 2 रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज 2, 1 रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज। इसके साथ जुड़ा रहता है
एक टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, कहां पर है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन? यहां पर, ठीक है ना। ये हिस्सा है जहां पर जुड़ा रहता है कौन? टीबीपी, टीबीपी, बढ़िया। और इसके साथ एक और फैक्टर जुड़ा रहता है, इस फैक्टर को हम लोग कहते हैं, ये यहां जुड़ा हुआ है, और इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3। जैसे ही ये काम होगा तो काम शुरू होता है, और यहां पर जो स्टार्ट पॉइंट है वो स्टार्ट पॉइंट कहाँ है? स्टार्ट पॉइंट यहां पर, ये है स्टार्ट है, इसलिए हम यहां लिख देते हैं स्टार्ट। इस कॉम्बिनेशन में ये काम करता है और तभी ये कर सकता है। अब इसमें आप देखें कि टीआरएनए के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशंस चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3B चाहिए, 3C चाहिए, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 चाहिए। अगर ये तीनों मिले तो आपका टीआरएनए बनेगा। लेकिन आरआरएनए के लिए 5S आरआरएनए के लिए क्या चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A चाहिए प्लस ऑल अबव, ऊपर में जितना है ना सब चाहिए। मतलब सिर्फ एक एडिशनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A होने से और प्लस ये सभी, ऑल अबव मतलब ये सब को साथ रखेंगे तो वो 5S आरआरएनए बनेगा। और अगर 3A को हटा दें, बाकी सबको रहने दें, तो टीआरएनए बनेगा। इतना वाइटल इंफॉर्मेशन, सो वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप इसका भी एक टेबल बना लें। टेबल बना के आप देखें कि क्या काम है इंडिविजुअल। ये सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क है, इसको वो करें खुद से, ठीक है। 3C का काम क्या है, 3A का काम क्या है। ये 3 फैक्टर यहाँ आपको इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। इन तीनों फैक्टर का काम आपको लिखना चाहिए। इस प्रकार से एक बेसिक नॉलेज जो है हमारा, वो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा आरएनए प्रोसेसिंग।